हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ये सब करने हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है, आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल है। अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हैं और एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। काम क्या करते हैं उसको मैं बता दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जैसे आपने यूं सुना होगा ना कि एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपने केस सुना होगा, ऐसे बहुत सारे केस आप लोग सुनते हो जिसके पीछे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता है। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? मतलब क्या पूरा भारत जाके कटघरे में खड़ा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इनका जो वकील होगा, इनका जो एडवोकेट होगा, उसको हम अटॉर्नी जनरल कहेंगे। मतलब जो भारत सरकार की पैरवाही करेगा, जो भारत सरकार की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करेगा अलग अलग कोर्ट्स के अंदर, अलग अलग केसेस के अंदर, उसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। यानी ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। जो अटॉर्नी जनरल होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ऐसे ही आप लोग सुनते होंगे ना, दिस वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, दिस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, है ना? ऐसे हम सुनते हैं ना, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ मद्रास, ये आप सुनते हो। तो क्या पूरा गुजरात राज्य आके वहां खड़ा हो जाएगा कटघरे में? नहीं। गुजरात की तरफ से कौन आएगा? वहां का एडवोकेट जनरल। मतलब जो स्टेट लेवल पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है उसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, जो आर्टिकल 165 में आता है और अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में आता है। तो हमको आज इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे कैग के बारे में फिर बताऊंगी मैं आपको। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे करंट अफेयर रफ्तार के बारे में बताना चाह रही हूँ। करंट अफेयर रफ्तार क्या है? कोई भी एस्पिरेंट जो अपने एग्जाम के लिए बहुत क्विक तैयारी करना चाहता है, बहुत क्विक रिवीजन करना चाहता है करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर एक सबसे बड़ी समस्या रहती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो क्या कब का करें? 6 महीने हमने तो अखबार ही नहीं पढ़ा है, कैसे सब कुछ कंपाइल करें? समय कम है। तो उस समय कम का ही सॉल्यूशन यहाँ पे करंट अफेयर रफ्तार में है। जनवरी 2023 से जून 2023 की जितनी भी करंट अफेयर की न्यूज है, उन सब की जो थीम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, उन सब की जो हेडलाइंस है एक जगह कंपाइल्ड आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये करंट अफेयर रफ्तार है। कुछ कोर्सेज हमारे ऐप पर चल रहे हैं। एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स जिसमें कंप्लीट जीके आपको मिल जाएगा। देन एसएससी पॉलिटी का, एसएससी इकोनॉमी का, एसएससी हिस्ट्री, एसएससी ज्योग्राफी, इन सब एग्जाम्स के अलग अलग कोर्स भी आप ले सकते हैं। कॉम्बो लेना चाहें तो कॉम्बो भी ले सकते हैं। सभी के प्राइसेस ऑलरेडी काफी रिड्यूस्ड है। बिना किसी देरी के एनरोल आप कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल होता है, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, इसको अपॉइंट कौन करता है? मैं सिर्फ की पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस सीरीज को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आई हूँ। जैसे आपके जो की टर्म्स है वो ना छूटे, जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, मैं उन चीजों पे खासा ध्यान देती हूँ। देखिए, इसको अपॉइंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल पहले कौन से आर्टिकल में है ये समझो, आर्टिकल 76 में है। इसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बनेगा? जिसके अंदर एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफाई करता है, जिसके अंदर हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब वो जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, बट उसके अंदर सारी एलिजिबिलिटी, सारी क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देंगे। ये ड्यूटी होती है अटॉर्नी जनरल की। क्या ड्यूटी होती है? कोई भी लीगल मैटर है, कोई भी लीगल एडवाइस देनी है भारत सरकार को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस चीज पे लीगल एडवाइस देंगे कि हमको ये मैटर इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, हमको इस केस में इस तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए। तो ये सारी सलाह वो टाइम टू टाइम देते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा काम वो करेंगे, ऐसा फंक्शन वो करेंगे जो संविधान ने या पार्लियामेंट ने लॉ बना के उनको दे दिया है कि ये XYZ फंक्शन भी आज से अटॉर्नी जनरल को करना है, तो अटॉर्नी जनरल उस फंक्शन को भी करेंगे जिसको संविधान में लिखा है या जिसको पार्लियामेंट लॉ बना के उनको सौंप रही है। ठीक है, ये किसी भी कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पूरे भारत के अंदर किसी भी कोर्ट में एज अ ऑडियंस बन के बैठ सकते हैं, बीच में बोलेंगे नहीं, लेकिन किसी भी कोर्ट के अंदर सुनवाई कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं ऑडियंस की तरह कि किस केस में क्या चल रहा है ये देखने के लिए। ठीक है, कब तक ये अपने ऑफिस में रहेंगे? जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर रहेगा। प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ये अपने ऑफिस में रहेंगे। ठीक है, और इनको जो रिम्यूनरेशन मिलेगा, जो इनको पैसे वैसे मिल रहे हैं, जो रिम्यूनरेशन मिलेगा, वो जैसा प्रेसिडेंट कंडक्ट करेंगे, जैसा प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, उसके हिसाब से इनको रिम्यूनरेट किया जाएगा। ठीक है, ये की पॉइंट्स आपको याद रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से एडवोकेट जनरल है। अच्छा, एक और बात, जो इनके सैलरी अलाउंसेस है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जा रहा है। ठीक है, जो सैलरी है, जो अलाउंसेस है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाएगा, इसको याद रखना। एडवोकेट जनरल ये बिल्कुल वही पोस्ट है लेकिन स्टेट लेवल पे है। ये आर्टिकल आर्टिकल 165 के अंदर है। आर्टिकल 165, वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेंगे। वहां पे किस व्यक्ति को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे? जिनके पास एलिजिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। ऐसे ही यहाँ किसको अपॉइंट करेंगे एडवोकेट जनरल के लिए? जिसके पास एलिजिबिलिटी है हाई कोर्ट का जज बनने की। ठीक है, जिसके पास एलिजिबिलिटी है हाई कोर्ट का जज बनने की। एडवोकेट जनरल की क्या ड्यूटी है? जैसे अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट को बता रहे थे, लीगल एडवाइस दे रहे थे, ऐसे ही स्टेट लेवल पर एडवोकेट जनरल गवर्नर को एडवाइस करेंगे। ठीक है, और ये भी गवर्नर के प्लेजर तक अपना सारा काम देखेंगे और इनका रिम्यूनरेशन जैसा गवर्नर कहेंगे वैसा देखा जाएगा। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। तो अब इंसानी दिमाग कैसा है, पॉइंट्स को ज्यादा याद रखता है। तो मैं पॉइंट्स के फॉर्मेट में आपको ये बातें बता रही हूँ, दोनों में डिफरेंस, ताकि गलती होने की बिल्कुल भी गुंजाइश ना हो। जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं आर्टिकल 76 में, एडवोकेट जनरल आर्टिकल 175 में। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, इनको गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज होने की एलिजिबिलिटी। इनके लिए क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट का जज होने की एलिजिबिलिटी। जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल ध्यान से, मैंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट के प्लेजर तक काम करेंगे, क्योंकि संविधान में इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं किया हुआ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्टेटमेंट पहले भी बन चुकी है यूपीएससी जैसे एग्जाम में। सीएससी में पूछा था, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक स्टेटमेंट दे दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल की, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्लेजर, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ये सब काम होगा, या इतने साल तक, कुछ ऐसी स्टेटमेंट थी कि इतने साल तक ये काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, संविधान इनके टेन्योर के बारे में कुछ भी नहीं कहते। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो एडवोकेट जनरल का टेन्योर है, जो टर्म है, वहां पे भी, उसके लिए भी संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ना ही संविधान में ये लिखा हुआ कि इनका रिमूवल कैसे होगा, कैसे इनके रिमूवल का प्रोसीजर होगा, संविधान कुछ नहीं बताता इसके बारे में। सेम एडवोकेट जनरल के लिए भी रिमूवल के बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यानी कि ये अपना ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर तक कैरी करेंगे और जिस दिन प्रेसिडेंट चाहेंगे इनको रिमूव कर देंगे। ये अपना ऑफिस गवर्नर के प्लेजर तक होल्ड करके रखेंगे। अपना रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देते हैं और ये अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को देते हैं। ये कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, ये स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद ये कन्वेंशनली, वैसे तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट के हाथ में होता है इनको लगाना या हटाना, लेकिन फिर भी कन्वेंशनली परंपरा क्या चल रही है, जैसे ही सरकार बदलती है, क्योंकि देखो वो सरकार का वकील है, वो भारत सरकार का वकील है, भारत का वकील है, यानी सरकार के पक्ष में बोल रहा है, सरकार को डिफेंड कर रहा है, सरकार के पक्ष में बोल रहा है। जैसे ही सरकार बदलेगी, आज बीजेपी की सरकार है भारत के अंदर, तो बीजेपी की सरकार अपना अटॉर्नी जनरल बनाएगी, भाई हमारी तरफ से ये व्यक्ति हमेशा केस लड़ेगा। कल को मान लीजिए कांग्रेस का राज आ जाता है, तो कांग्रेस अपना अटॉर्नी जनरल बनाएगी। तो कन्वेंशनली, पारंपरिक तौर पे क्या चलता आ रहा है, जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करती है,
जैसे ही सरकार रिजाइन करती है वैसे ही अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन कर देता है और एक नया अटॉर्नी जनरल जो है वो रिप्लेस कर देता है पुराने वाले को। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे राज्य सरकार गिरती है, ऐसे उसी वक्त एडवोकेट जनरल भी रिजाइन कर देते हैं और एक नए एडवोकेट जनरल अपॉइंट कर दिए जाते हैं नई सरकार के साथ। ठीक है, इनका जो रिम्यूनरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ये इसको उतना ही पैसा उतना ही रिम्यूनरेशन मिलेगा जितना प्रेसिडेंट कहेंगे। यहाँ पे सेम चीज, जितना गवर्नर कहेंगे उतना रिम्यूनरेशन मिलेगा। इनकी ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या है? अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज करते हैं लीगल मैटर पे, या जो भी बात प्रेसिडेंट के द्वारा इनसे पूछी जाए ये उन सभी बातों पे एडवाइस करेंगे। इसी तरीके से एडवोकेट जनरल लीगल मैटर पे गवर्नर को एडवाइस करते हैं, स्टेट को एडवाइस करते हैं। ठीक है, इनका जितना भी ड्यूटी होती है वो लीगल कैरेक्टर की होती है और इनकी भी ड्यूटी लीगल कैरेक्टर की होती है। जो भी प्रेसिडेंट काम दे, यहाँ पे जो भी गवर्नर काम दे, ये अपना जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ के हिसाब से ही परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही ये भी संविधान के अकॉर्डिंग ही अपनी ड्यूटीज अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि इनके पास क्या ड्यूटी होती है इनकी, कि जितने भी केसेस, ऑल केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर, कि दिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस चल रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे केस की लड़ाई ये लड़ते हैं। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितने भी केसेस स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे चल रहे हैं, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, दिस वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, तो जितने भी ये केसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे जो केस हैं वो वहां का एडवोकेट जनरल डिफेंड करेगा, उनके बिहाफ पे वो लड़ेगा। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है? टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत सरकार कुछ भी पक्ष विपक्ष करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं इन एवरी लीगल मैटर। इसी तरीके से गवर्नर को कुछ लीगल मैटर पे बोलना है तो अपना रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट जनरल को बना के भेजेंगे हाई कोर्ट में। ठीक है, टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब भी भारत सरकार को किसी भी मैटर पे अटॉर्नी जनरल के मदद की, सलाह की, दिमाग की जरूरत है, उनको बुला लिया जाएगा। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को जब कभी भी एडवोकेट जनरल की किसी भी मैटर पे जरूरत है उनको भी बुला लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनकी हाउस के रिस्पेक्ट में, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा के रिस्पेक्ट में इनकी क्या ड्यूटीज है, अब हम उनको पढ़ते हैं। Attorney General has the right of audience in all courts in the territory of India. भारत के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हैं उन सभी कोर्ट्स में अटॉर्नी जनरल ऑडियंस के तौर पे बैठते हैं। वो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई हाई कोर्ट हो, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वहां पे एज अ ऑडियंस ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एडवोकेट जनरल एक स्टेट के अंदर आने वाली सभी कोर्ट्स में, एक स्टेट में जितनी भी कोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, चाहे वो कैसी भी कोर्ट है, एक कोर्ट के, एक स्टेट के अंदर जितनी भी कोर्ट्स आ रही हैं उन सभी कोर्ट्स के अंदर एज अ ऑडियंस बैठने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द जॉइंट सिटिंग। देखो, लोकसभा है और राज्यसभा है, उनके अंदर अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं, लेकिन वोट नहीं करेंगे। वोटिंग पावर इनके पास नहीं है, लेकिन ये लोकसभा, राज्यसभा, जॉइंट सिटिंग कहीं पर भी एज अ ऑडियंस बैठ सकते हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, वहां बोल सकते हैं, अपना विचार बता सकते हैं, लेकिन वोट नहीं करेंगे। सेम काम यहाँ जो एडवोकेट जनरल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, ये उस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, बोल सकते हैं, वहां पे अपने विचार बता सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, बट विदाउट अ राइट टू वोट, बट विदाउट अ राइट टू वोट। ठीक है, जो भी प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, जो भी इम्यूनिटीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है, अटॉर्नी जनरल को वो सारी की सारी इम्यूनिटीज, वो सारे के सारे प्रिविलेजेस मिले होते हैं। इसी तरीके से जो भी प्रिविलेजेस, जो भी इम्यूनिटी एमएलए को मिलती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्यों को मिलती है, वो सारी की सारी जो
पावर्स हैं, जो इम्यूनिटीज हैं, पावर्स नहीं इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस, वो एडवोकेट जनरल को भी मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद लिमिटेशन क्या है, इनकी लिमिटेशंस क्या है, अब हम उनको देखते हैं। फॉलोइंग लिमिटेशंस आर प्लेस्ड ऑन द अटॉर्नी जनरल इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। देखो, एक तो ना सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कहीं ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, भाई भारत सरकार के नाम पे तो लड़ ही रहे हैं, पर अगर ये चाहें तो क्या कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसका उत्तर है हाँ, ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए अटॉर्नी जनरल है और मैं चाहती हूँ मेरा केस ये वकील लड़े, हालांकि है तो वो वकील ही, अल्टीमेट वकील ही है, एडवोकेट ही है सुप्रीम कोर्ट के लेवल का, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरा केस लड़े, यानी एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर भारत को जरूरत है इनकी और ये इधर मेरे केस में उलझे हैं। ये प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके, प्रेसिडेंट से परमिशन लेके अपनी लीगल प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ही इज नॉट डिबैर्ड फ्रॉम, देखो, ही इज नॉट डिबैर्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, लेकिन ये जब भी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करेंगे इनके पास प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो वहां भारत हाय हाय कर रहा है और ये कहीं प्राइवेट काम में उलझे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके लिमिटेशन क्या है, इनके जो पोस्ट है वो उनका, उनकी कमी क्या है, उनका ड्रॉबैक क्या है। एक तो ये कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, उनको मना नहीं कर सकते कि मैं सलाह नहीं दूंगा, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते। दूसरा क्या कह रहा है कि he should not advise or hold a brief in cases in which he is called upon to advise or appear for the government of India। मतलब कि ये मना नहीं कर सकते, ये मना नहीं कर सकते कि मैं इस केस पे आपको कोई मदद नहीं करूंगा। किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको परमिट ना करे, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको परमिशन ना दे, इनको स्वीकृति ना दे, ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर के केस को नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकते किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर में, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ऐसा करने की परमिशन ना दे। ठीक, ये किसी भी कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, किसी कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। कब तक? जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको परमिट ना करे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको परमिशन दे देती है किसी कंपनी या किसी कॉरपोरेशन का डायरेक्टर बनने की, तो ये बन सकते हैं। द अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि हर वक्त सरकार के ही केस लड़ते रहेंगे, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, और ना ही ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में आते। ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के पद पे ये नहीं आते हैं, हालांकि सब कुछ पावर प्रेस्टिज मिल रहा है, बट ये गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी अधिकारी नहीं माने जाते। ठीक है, क्योंकि अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं विद गवर्नमेंट परमिशन। ठीक है, अब एक होता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? अब अटॉर्नी जनरल एक व्यक्ति है, केसेस बहुत सारे होते हैं, अब इनको असिस्ट करने के लिए कुछ और व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं जिनको हम सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और एक अलग से लॉ ऑफिसर भी होता है भारत सरकार का। अटॉर्नी जनरल के एडिशन में अलग से एक लॉ ऑफिसर भी होते हैं भारत के। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। वो सॉलिसिटर जनरल को मदद करेंगे, वो अटॉर्नी जनरल को मदद करेंगे। ठीक है, कि आपका ये केस इस तरीके से, क्योंकि देखो केस लड़ने में बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, अकेला आदमी क्या क्या संभालेगा, इसलिए उनको असिस्ट करने के लिए दे दिया गया है। आर्टिकल 76 में कहीं भी सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जिक्र नहीं है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, कैबिनेट मंत्रियों के अंदर एक व्यक्ति ये नहीं होता। ठीक है, एक सेपरेट लॉ मिनिस्टर है सेंट्रल कैबिनेट में, जो गवर्नमेंट लेवल के जितने लीगल मैटर है उनको देखता है। मेरा कहने का भाव क्या है, हमारा पूरा कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो अटॉर्नी जनरल है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिस्सा नहीं होते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अलग से एक लॉ
कानून मंत्री कह दो या लॉ मिनिस्टर कह दो, उनको अपॉइंट किया जाता है। एक मंत्री होते हैं, एक अलग से मंत्रालय है लॉ मिनिस्ट्री का, वो लीगल मैटर देखते हैं। उन लीगल मैटर को सॉल्व करने का काम अटॉर्नी जनरल करेंगे, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर का हिस्सा नहीं होते। ना ही ये गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह जाने जाते, ना ही ये सेंट्रल कैबिनेट का हिस्सा होते। अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन विद ड्यू परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब बातें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जो नेक्स्ट सेशन में होगा। लेकिन मैं आज का क्वेश्चन आपको देती हूँ। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि हम इस टॉपिक को भी साथ ही कर लेंगे, बट मुझे लगता है कि हमें एक एक करके टॉपिक करें तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये आपका क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या है, यूपीपीएससी 2020 ने पूछा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में क्या बात सही है? आपको करेक्ट छांटना है, आपको करेक्ट छांटना है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई है। ठीक है। दूसरा, अटॉर्नी जनरल जो रिम्यूनरेशन मिलेगा उनको, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। अटॉर्नी जनरल को जितना भी रिम्यूनरेशन मिलेगा वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। ठीक है, अब मैंने आपको बार बार बताया है कि कौन डिटरमाइन करेगा। ठीक, तो अब आपको आंसर बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। तो उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।